हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और जैसा कल की वीडियो में एक्सपेक्टेड था, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर दिखा सकती है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर। अब इसराइल भी यहाँ पर अटैक करने की पूरी तैयारी करेगा, क्योंकि ये उनकी हैबिट है, वो चुप नहीं बैठते हैं। तो और क्योंकि बड़ी कंट्रीज़ बीच में इन्वॉल्व होना शुरू हुई हैं, तो शायद मार्केट के ऊपर प्रेशर रहे, और वैसा ही मार्केट के ऊपर प्रेशर भी रहा। निफ्टी डाउन खुली, थोड़ा-सा रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद में फिर से नीचे आनी शुरू हो गई और बिल्कुल लो लेवल पर क्लोज़ हुई। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर सेम इसी तरीके से डाउन खुली, गैप के साथ ओपन हुई। देयर इज़ अ गैप। अगर हम देखें इस गैप को, तो हमें नज़र आता है कि यस्टरडे का जो लो था और आज का जो हाई था, उसमें गैप है। और जो ओपन हुई थी वो तो और भी नीचे ऊपर हुई, लेकिन थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो मीन्स ऊपर नहीं जा पाई और वापस से नीचे ऑलमोस्ट डे लेवल, डो डे का जो लो है उसी लेवल पर आकर क्लोज़ हुई। तो यहाँ पर आगे चल के क्या नज़र आता है, हमें अभी निकल जाना चाहिए मार्केट से या नहीं निकल जाना चाहिए? तो निकलने की तो बात यही है जो यस्टरडे थी, कि हमें अपने टेक्निकल टारगेट पर ही निकलना चाहिए, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट इस वॉर का ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अगर हम एक दो पर्टिकुलर कंपनीज़ की बात करें जिनका शायद बिज़नेस वेस्ट एशिया जिसको कहते हैं, या फिर हम इसको मिडल ईस्ट कहें, वो एक ही बात है, हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर कुछ कंपनीज़ का बिज़नेस ही वहाँ पर मेन है, तो उनको तो इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन इन जनरल टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है डायरेक्ट लेवल पर। लेकिन स्टॉक प्राइसेस आर गोइंग डाउन लाइक कि सारा बिज़नेस ही शायद लेबनान से आता था, या इराक से आता था, या ईरान से आता था। तो बल्कि इराक तो अभी इन्वॉल्व भी नहीं है, ईरान ही इन्वॉल्व है। और अभी एक खबर भी मैं देख रहा था, जहाँ पर ईरान के साथ जो अपना ट्रेड है, वो मीन्स 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का है। $2 बिलियन का भी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस नहीं है ईरान के साथ इंडिया का। और जबकि सऊदी अरेबिया के साथ ये 37 बिलियन, 17 बिलियन, इस तरह की बड़ी-बड़ी फिगर्स हैं। और वो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। इज़राइल के साथ भी बड़ा छोटा-सा पूरे साल का बिज़नेस है। अगर हम इस चीज़ को सर्च भी करें, तो इंडिया एंड ईरान बिज़नेस इन बिलियंस, तो एक बार शायद वो फिगर निकल कर भी आए कि कितना हम साल का बिज़नेस करते हैं। तो इंडिया एंड ईरान बायलैटरल ट्रेड इन 2022-23 वाज़ $2.33 बिलियन, with India exporting 1.66 billion and importing 672 million only। तो ये बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, मीन्स कुछ भी नहीं है ये बिजनेस एज सच। और ये बिजनेस अच्छा खासा होता था, लेकिन आप ये देखो कि 2018-19 में $17 बिलियन का बिजनेस था, उसके बाद में कम होकर 4.77 बिलियन हो गया, उसके बाद में ये कम होकर 2.11 हो गया, और अभी ये और भी ज़्यादा कम हो गया है, मीन्स एक्सपोर्ट इज़ ओनली $1.66 बिलियन। तो ये बहुत ही छोटा-सा बिज़नेस है, कोई बहुत ज़्यादा बिज़नेस नहीं है। जबकि अगर हम इसी को इराक की बात करने लगें, तो इराक के साथ हमारा बिज़नेस इवन थोड़ा-सा बेटर है। अगर हम देखें, इंडिया एक्सपोर्टेड $3.47 बिलियन टू इराक। तो ईरान के साथ 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर मीन्स इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। तो कुछ भी एज़ सच इम्पैक्ट नहीं है इंडियन इकोनॉमी पे। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, कई बार ओवरऑल प्रेशर मार्केट के ऊपर इतना होता है, जिसकी वजह से मार्केट गिरने लगती है, और हमें लगता है कि ये हमारी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। हमेशा हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर ग्लोबल टर्मॉइल में कुछ भी रीज़न है इवेंट का, हमारी कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें खरीदने की जल्दी करनी चाहिए, लेकिन अपने स्टॉक को लॉस में बेचने की, या टारगेट अचीव होने से पहले बेचने की वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये शॉर्ट टर्म हैं। अब बात ये आती है कि अगर इम्पैक्ट नहीं है, तो ओवरऑल मार्केट में हमारे स्टॉक्स क्यों गिरे? तो देखो, जब निफ्टी गिरती है, तो निफ्टी में जो पोजीशन जिन लोगों की बनी हुई है, उसमें एमटीएम, मार्क टू मार्केट, जो हमें पैसा और डिपॉज़िट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर लॉस बढ़ रहा है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, बाकी कुछ चीज़ सेल करते हैं और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए दूसरी चीज़ों को बेचा जाता है। अब सपोज़ किसी ने
रिलायंस की पोजीशन बचाने के लिए डाबर के शेयर को बेचा, तो डाबर का शेयर प्रेशर में आ गया। अब डाबर का शेयर प्रेशर में आया तो उसमें जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे, उनका और सेलिंग प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से प्राइस और नीचे चला गया। प्राइस और नीचे जाने की वजह से जिन लोगों ने स्टॉप लॉस और नीचे लगाए हुए थे, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी मार्केट में सेलिंग के लिए आ जाना, तो और प्राइस नीचे चला गया। अब एक स्टॉक को बचाने के लिए दूसरा स्टॉक नीचे जाना और दूसरे को बचाने के लिए फोर्थ नीचे जाना, ये मीन्स थर्ड फोर्थ, ये पूरी चेन रिएक्शन बन जाती है इस तरह के माहौल में। ऐसे में हमें ये देखने की जरूरत है कि ओवरऑल इंपैक्ट कितना है। ओवरऑल इंपैक्ट यहाँ पर ना के बराबर है। अगर हम इंडिया इजराइल की भी बात करने लगे यहाँ पर, तो इंडिया इजराइल बिजनेस कितना है, तो ये भी बहुत छोटा सा बिजनेस है। देखो, हम कौन सी कंट्री के दोस्त हैं, कौन सी कंट्री के दुश्मन हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बिजनेस कोई बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं है। इंडिया एक्सपोर्टेड 6.05 बिलियन डॉलर टू इजराइल, जबकि अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करने लगे, इंडिया और यूएसए का बिजनेस कितना है, तो ये फिगर बहुत ज्यादा बड़ी निकल कर आएगी। दिस इज 191 बिलियन डॉलर। इंडिया और यूएस का ये 2022 की फिगर है। तो कहाँ 2-3 बिलियन डॉलर होना, 1 बिलियन डॉलर होना, कहाँ 200 बिलियन डॉलर होना, देयर इज अ बिग गैप, बिग डिफरेंस। तो बहुत बड़ी उस रीजन से कोई बिजनेस नहीं है इंडिया का। सो दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये आता है कि अब जब ये माहौल बना हुआ है नीचे आने का, तो कहाँ तक चीजें जा सकती हैं। तो इसके लिए एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करने लगे, तो निफ्टी का अगर हम चार्ट ओपन करते हैं, तो जो सबसे पहली सपोर्ट निकल कर आती है, वो सबसे पहली सपोर्ट तो आज की ही सपोर्ट है, जहां पर इससे पहले 2 बार निफ्टी ने सपोर्ट ली है। यानी कि जो एक रेंज थी यहां पर 3-4 डेज के कैंडल की, जो सपोर्ट लेवल था, वहीं पर ये आज ऑलमोस्ट सेम लेवल पर बंद हुआ है। सो दिस इज फर्स्ट सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट यहां पर टूटती है, तो सेकंड सपोर्ट कहां पर आती है? सेकंड सपोर्ट हमारी आती है दिस लेवल, जहां पर ऑलमोस्ट मीन्स सितंबर 9 को यहां पर स्टॉक प्राइस जहां से वापस से मूव किया था। दिस इज द सेकंड सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाती है, तो थर्ड सपोर्ट हमारी कहां पर आती है? थर्ड सपोर्ट आती है जहां पर ये मल्टी लेवल पर इससे पहले एक रेंज बनाकर और अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसने सपोर्ट दिखाई थी। सो दिस वाज द फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज द सेकंड सपोर्ट, एंड दिस इज ए थर्ड सपोर्ट विद मल्टीपल कैंडल्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम करंट प्राइस से बात करने लगे, करंट प्राइस से लेकर और जो हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसमें जो डाउन साइड है दैट इज 4.43%। तो 4.43% का फर्दर फॉल आना कितना मुश्किल है? देखो, इतना फॉल आना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम टॉप से इस पूरे फॉल की बात करने लगे, देन दिस इज 8.22%। अब 8.22% का फॉल बीच बीच में आ जाना वो नेचुरल होता है। तो दो फॉल बेसिकली हम देख सकते हैं बीच बीच में। एक तो जैसे हमने देखा 4.5% के आसपास का फॉल। अगर हम टॉप से देखने लगे, अभी कितना फॉल आया है? अभी फॉल आया है ऑलमोस्ट 4%, 3.88% का। अगर मिड वाले फॉल की बात करने लगे 5.84% है, और ये सेकंड वाले सपोर्ट की बात करने लगे तो 8.22% है। अगर इससे पहले देखें कि जनरली कितना फॉल आके ये वापस जाता था, सो दिस इज 8 पॉइंट समथिंग परसेंट। इससे पहले जो ये जनरल वोलेटिलिटी थी, दिस इज 4.5%। यानी कि 4% और 8%, 5% एंड 8%, ये जनरली रिट्रेसमेंट होती हैं निफ्टी में, जैसे 4.47% हो गया। इससे पहले अगर हम ये वाला फॉल देखें तो दिस वाज 4%, वापस से नीचे गया, दिस इज 6.9%। इससे पहले वाला फॉल कितना था? दिस वाज ऑलमोस्ट 4%। तो ये एक बड़े वाला फॉल है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रैली के बाद में फॉल आया था, एक बहुत बड़ी रैली के बाद में। लेकिन इसके बीच में जो ये जनरल फॉल्स थे, ये कितने परसेंट के थे? ये 12% था। उसके बाद में दूसरा ये कितना था? ये 14% था। ये हमारा यहाँ पर 12% था। अब 4%, 8%, 12%, सारी रिट्रेसमेंट आपको इतनी ही देखने को मिलेंगी। 10 साल में एक बार जो बड़ी गिरावट आती है, अगर हम उसको छोड़ दें, तो आपको 4%, 8%, 12% सिर्फ और सिर्फ यही रिट्रेसमेंट देखने को मिलने वाली है। अब जो यहाँ पर सपोर्ट नजर आती है ना, वो सपोर्ट मैं एक बार सारी ही यहाँ से ड्राइंग हटा देता हूँ, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आपको नजर आए। तो फर्स्ट सपोर्ट हमारी नजर आती है जो आज ये क्लोजिंग हुई। सेकंड सपोर्ट हमारी नजर आती है basically this level 24,744, and third support is at 24,000। 24,000 वाली सपोर्ट मुझे टूटती हुई नजर नहीं आती। उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहले तो अगर हम देखें ओवरऑल ये कितना फॉल माना जाएगा, इट विल बी 8.42%, और करंट प्राइस से आज की क्लोजिंग से ये 4.5% डाउन और है। अब ये इससे ज्यादा डाउन मुझे नजर क्यों नहीं नजर आता है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करने लगे, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स पर गए
और बैंक निफ्टी में ये एक लेवल है 49,700 का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले भी ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था, उसके बाद में यही सपोर्ट बना, ऊपर गया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ और लाइफ टाइम हाई बनाया। अब इसकी कितनी सपोर्ट्स हैं? इसकी एक्चुअल में ये करंट में एक सपोर्ट लेवल पर है। ये करंट में कैसे सपोर्ट लेवल पर है? सेम ही जो पहले रेसिस्टेंस था, उसके बाद में यही रेसिस्टेंस था। यहाँ से ये कप विद हैंडल पैटर्न बना और कप विद हैंडल पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया। सो करंटली दिस इज ट्रेडिंग एट ए सपोर्ट लेवल। अगर ये सपोर्ट टूटता है, यानी कि ये सपोर्ट और निफ्टी का करंट सपोर्ट, ये दोनों एक साथ हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो निफ्टी अभी करंटली ये एक सपोर्ट पर अवेलेबल है, क्योंकि सेम लेवल पर इससे पहले इसने यहाँ पर सपोर्ट दिखाई थी और आज सेम लेवल पर क्लोजिंग हुई है। तो आज भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर एट द सपोर्ट लेवल। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटती हैं दोनों की ही, यहाँ पर दोनों की साथ में टूटती हुई नजर आती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आती है? नेक्स्ट सपोर्ट हमारी बैंक निफ्टी की आती है, जो हैंडल का लो बना था, दैट इज 50,393। अब ये कितना डाउन है यहाँ से करंट प्राइस से? करंट प्राइस से दिस इज ओनली 2.8% डाउन। और अगर उससे नीचे जो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49,000 की, अगर वहां तक भी करंट प्राइस से पहुंचता है तो ये 4% के आसपास ही है। अब बैंक निफ्टी की भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करंट प्राइस से 4% नीचे है, एंड निफ्टी की भी जो करंट सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो करंट प्राइस से 4.73% नीचे, यानी कि 4% नीचे है। अब बात ये आती है कि इससे ज्यादा क्यों नहीं जा सकता? देखो, निफ्टी उससे ज्यादा जाए उसके लिए बैंक निफ्टी को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो वेटेज निफ्टी में है दैट इज 40% के आसपास रहती है। अब बैंक निफ्टी इससे ज्यादा नीचे जाती क्यों नजर नहीं आती, उसका मैं रीजन बताता हूं। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आज की डेट में किस लेवल पर ट्रेड कर रही है, मैं यहाँ पर screener.in पर गया, स्क्रीनर पर जाकर मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पर सर्च किया, जो हम सर्च कर सकते हैं। तो और इसके बाद हम यहाँ पर पी रेशियो पर गए, पी रेशियो पर जाकर देखा 1 ईयर का जो पी रेशियो अभी करंट में है दैट इज 15.4, इंडेक्स नो दिस इज 14.8, मीडियन कितना है 15.4, ओके 14.8 करंट में है। अभी अगर हम 3 इयर्स का देखें, तो अगर 1 ईयर का देखें तो ऑलमोस्ट लो पर चल रहा है। जो लो रेंज है, हायर रेंज कितनी थी? हायर रेंज 16 के आसपास है। यहां पर 16.4 है, ये 16.6 है, ये 16.4 है। हायर रेंज 16.4 है। लो रेंज कितनी है? लो रेंज हमारी वही 14.8 14.5 के आसपास है। अभी 14.8 चल रहा है, तो लोअर रेंज पर है। 3 इयर्स में देखें तो बिल्कुल बॉटम पर चल रहा है ये बैंक निफ्टी, यानी कि सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर है 14.8 3 इयर्स का। 5 इयर्स का देखें तो अगेन हम देखेंगे लोएस्ट लेवल पर है, इतना नीचे कभी नहीं चला। 10 इयर्स का देखें तो 10 इयर्स में भी दिस इज एट द लोएस्ट लेवल 14.8 एज ऑन 30 सितंबर 24, 1 अक्टूबर को। तो 14.8, और इससे पहले इतना लो कब आया था? 14.5 12 फेब 2016, यानी कि सेम लोएस्ट लेवल पर है अभी बैंक निफ्टी। जबकि अगर हम बैंक्स की सिचुएशन देखें तो बैंक्स की सिचुएशन अभी की ये न्यूज है कुछ टाइम पहले की ही, कि बैंक्स पिछले 10 साल में सबसे बेटर सिचुएशन में हैं जहां तक एनपीए का सवाल है। इंडियन बैंक्स हैव सीन ए डिकेड ऑफ इंप्रूवमेंट इन देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स with the gross non-performing assets ratio falling to a multi-year low in March 2024. RBI reveals gross NPA of banks hit 12-year low of 2.8% of credit growth. मीन्स बेस्ट एवर सिचुएशन। अब यहां पर आप दोनों चीजें कॉन्ट्रा देखो कि जो बैंक की सिचुएशन है वो बेस्ट एवर है बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है लास्ट 12 इयर्स में। और अगर हम इसमें वैल्यूएशन की बात करें पी रेशियो के हिसाब से तो लोएस्ट एवर वैल्यूएशन है, यानी कि बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एंड लोएस्ट एवर रिस्क। ये चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं, ये चीजें यहीं पर इसी तरीके से नीचे आती हैं, मल्टी ईयर लो पर आती हैं, उसके बाद में नेक्स्ट रैली इसी तरह के सेक्टर्स दिखाते हैं। और क्योंकि ये लोएस्ट एवर लेवल पर है, यहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। यूएस फेडरल बैंक रेट कट स्टार्ट कर दिया है। इंडियन आरबीआई मीन्स जो अपना आरबीआई है वो भी शायद जल्दी स्टार्ट करेंगे, और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो वापस से स्टार्ट होएगी। जो प्रॉब्लम है कि बैंक के पास पैसा नहीं जा रहा है, तो जो इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन है और जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो बैंकिंग स्टॉक्स नहीं है ऑफ कोर्स,
तो वहां से पैसा निकलकर घबराहट आनी शुरू होगी। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। और बैंक निफ्टी क्योंकि यहाँ पर निफ्टी का पार्ट है, तो निफ्टी ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू करेगी। ये यहाँ पर ओवरऑल नजर आता है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करने लगे कि निफ्टी का वैल्यूएशन कैसा है, तो निफ्टी 50 की बात करते हैं और नीचे एक बार पी रेशो पर जाते हैं, तो हाईएस्ट एवर लेवल पर चल रही है 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में अगर हम 3 इयर्स का देखें, तो जो रेंज है, रेंज में हायर साइड पर है। 5 इयर्स की अगर हम बात करें, तो ये 2021 का पी रेशो जरूरत से ज्यादा ये लो अर्निंग्स थी बिकॉज ऑफ कोविड, उसकी वजह से ऐसे हुआ। अदरवाइज रेंज में हायर साइड पर है। और 10 इयर्स की अगर हम बात करें, तो 10 इयर्स में ये मिड रेंज में है, यानी कि अभी जितना इसका पी रेशो 24.3 है, मीडियन भी इसका 23.5 है। तो ये नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी आईटी की बात करने लगे, आईटी का भी यहाँ पर दिखाना चाहिए, तो निफ्टी आईटी में एक बार हम देखते हैं पी रेशो की अगर हम बात करते हैं, 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट वैल्यूएशन है, 3 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायर साइड पर है, 5 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायर साइड पर है, और 10 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायर साइड पर है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मीडियन से नीचे ट्रेड करने की बात देखें, तो 2016, 17, 18, 19 में ये लोअर साइड पर ही ट्रेड कर रही थी। और यानी कि जो पी रेशो था वो 20 के आसपास था, 19, 18 था। तो अगर कोई भी बड़ा सेक्टर 20 के पीई से नीचे है और लंबे टाइम तक है एंड बेस्ट एवर वे अर्निंग्स दे रहे हैं, तो नेक्स्ट साइकिल वही पकड़ते हैं। यहाँ पर ये साइकिल चेंज होती है। तो निफ्टी शायद बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि आईटी शायद उतना अच्छा ना करे, या फिर यहाँ पर पेट्रोकेमिकल उतना अच्छा ना करे, या बाकी कंपनीज उतना अच्छा ना करे, लेकिन बैंकिंग अच्छा करे। तो निफ्टी शायद मेंटेन रहे, लेकिन बैंक निफ्टी शायद निकल जाए। तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, ये 4% और मैक्सिमम मुझे यहाँ पर गिरावट नजर आती है। हो सकता है कि करंट सपोर्ट से ही ऊपर भाग जाए, लेकिन मैक्सिमम रिस्क कितना है? मैक्सिमम 4% की और ज्यादा गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आती। ऐसे में हमें जरूरत है कि जो अब मंथली सैलरी आती है, उसको कब लगाना है? जब चीजें इंडिविजुअल स्टॉक सपोर्ट पर आ जाएं, वहां लेने की जरूरत है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर सपोर्ट पर आ गए हैं। जैसे हम यहाँ पर रिलायंस की बात करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है रिलायंस जैसे स्टॉक को जैसे हम बात कर रहे हैं लेने की, लेकिन मैं एक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट को किस तरह से देखा जाए। अब इस रिलायंस में अगर हम देखें, तो ये मल्टीपल सपोर्ट पर आ गया है वापस से। सबसे पहली सपोर्ट कौन सी थी? दिस वाज द सपोर्ट। फिर उसके बाद में सेम लेवल पर ये सपोर्ट थी, फिर सेम लेवल पर ये सपोर्ट थी, अभी वापस से ये सेम लेवल पर आ गया है। यहां से थोड़ा सा भी अगर हमें बुलिश कैंडल्स नजर आए, तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस सपोर्ट को इसने वापस से मान लिया और शायद यहां से फिर से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कहां पैटर्न बन रहा है, कहां सपोर्ट है। जहां पैटर्न्स और सपोर्ट नजर आए, वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लॉस में इसलिए बेचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा बिजनेस उन कंट्रीज के साथ जो वॉर में है उनके साथ ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है। $1.5 बिलियन, $2 बिलियन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कल से वही सारी सप्लाई बंद भी हो जाएंगी। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, वो माइनर सा इम्पैक्ट है, कुछ भी खास इम्पैक्ट नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेटजीज को फॉलो करने की जरूरत है। यहाँ से और गिरावट आ सकती है क्या? 4% ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। चार्ट्स ये चीज बता रहे हैं। सपोर्ट करंट प्राइस से लेकर 4%, 4.5% फॉल तक कहीं से भी वापस से बाउंस बैक मार्केट कर सकती है। 3, 4, 5, 6% के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8% इतनी गिरावट के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। दिस इज नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज नॉट सैलरी, दिस इज स्टॉक मार्केट। और ये वॉलेटिलिटी मार्केट में है, तभी तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट से 3-4 टाइम्स हर साल पैसा ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर जो समझदारी से एंटर किए थे मार्केट में कि नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा नहीं, होल्ड करके बैठ जाएंगे, जब रियल सिचुएशन उस तरह की वॉलेटिलिटी का है, तो वही फॉलो भी करना है। बातें सिर्फ कहनी नहीं है, फॉलो भी करना है। यहाँ पर फिर से मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक समझदारी से काम लो और रिलैक्स होकर बैठो, टारगेट पर निकलो। और जब बाइंग सिग्नल आए चार्ट पैटर्न्स के बेस पर, तब एंट्री करो। डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते रहो, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिस रीजन में यहाँ पर जो एरियाज हैं जहाँ फाइट है, उनके साथ हमारा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं है इंडिया को एज सच। अगर वॉर बड़ी हो जाती है तब बाद में देखेंगे, करंट सिचुएशन वैसी नहीं है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।